हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज सीट पे। आज मैं रमन कुमार आपके साथ एक और यूनिट लेके आया हूँ जिसका नाम है लॉजिकल रीजनिंग। हम पिछले यूनिट्स में देख चुके हैं, जैसे कि जो मेजर यूनिट्स थी हमने उसको डिकोड कर लिया है सिलेबस के अकॉर्डिंग। बट लास्ट यूनिट में जैसा हमने देखा कि मैथ्स को हमने डिकोड किया। अब मैथ्स के अंदर रीजनिंग आई मैथमेटिकल वाली, जिसमें हमने सीरीज़ देखी और नंबर से रिलेटेड देखा। काफ़ी सारे मैथ्स के कॉन्सेप्ट थे। मैथ्स में टाइम एंड डिस्टेंस आया, SID आई, मतलब SI और CI, डिस्काउंट, एज, ये सब के क्वेश्चंस आ चुके थे। तो अब एक नई यूनिट की ज़रूरत क्या पड़ी कि एक हमने नई यूनिट हमारे पास बच रही थी लॉजिकल रीजनिंग के रूप में। तो इसको डिकोड करने के लिए हमने ये वीडियो बनाई है। अब इसका सिलेबस भी हम देखते हैं कि क्या NTA ने दिया है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कितनी बड़ी इसकी यूनिट दे रखी है। तो उसमें अगर हम बात करें तो ये इसका सिलेबस है, ठीक है ना। अब देखो इसका सिलेबस काफ़ी बड़ा दे रखा है, बट अगर हम बात करें जैसे कि हमने पिछले मैथ्स में भी करी थी कि उसका सिलेबस बहुत छोटा था, बट उससे क्या है क्वेश्चंस आउटर लेयर से बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे थे। आउटर कह लो या इनर कह लो, मतलब कि हिडन टॉपिक्स ज़्यादा आ रहे थे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिलेबस इतना बड़ा दे रखा है, बट क्वेश्चंस क्या है बहुत ही लिमिटेड स्कोप्स आते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम इसका सिलेबस देखना चालू करें तो सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स की बात करता है। अब आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे आता है। तो आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, एक सीरीज ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं। जैसे कि एक स्टेटमेंट दे दी, बी स्टेटमेंट दे दी, और फिर पूछेगा कि क्या सी स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है ना। इस तरीके से क्या है आर्ग्यूमेंट्स फॉर्म्स होते हैं। अब इसमें क्या है स्ट्रक्चर की बात होती है कि यहाँ पे हमारे पास तीन मेन कंपोनेंट होते हैं, जिसमें से एक होता है प्रीमाइसेस यानी कि एक स्टेटमेंट दी होगी जिसका कुछ नहीं पता है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। हमें उसको निकालना है कि क्या वो ट्रू हो सकती है या फॉल्स होगी, मतलब कुछ स्टेटमेंट्स दिए होंगे उनके बेसिस पे हमें निकालना है, ठीक है। एक होता है हमारे पास कंक्लूजन, ठीक है, जैसे कि अगर इसको हम कंक्लूजन बोल सकते हैं। ये प्रीमाइसेस हैं दोनों अलग अलग, ठीक है। एक थर्ड पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं कोपुला क्या होता है, कनेक्टर होता है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, ये एंड हो सकता है या और हो सकता है। इस तरीके के क्या होते हैं हमारे पास कनेक्टर्स होते हैं, ठीक है ना। बेसिक स्ट्रक्चर अगर हम देखें आर्ग्यूमेंट का तो वो इस तरीके का होता है, ठीक है ना। अब ये तो भाई आर्ग्यूमेंट्स की बात थी। स्ट्रक्चर हमने देख लिया। कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन, मूड एंड फिगर्स क्या क्या होते हैं, देखो सब लिखा है ना यहाँ पे, मूड एंड फिगर्स लिखा हुआ है। ये क्या होता है, एक कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन का क्या होता है, एक सीरीज आती है कुछ इस तरीके से, आपने लिखी हुई देखी होगी कहीं, कुछ इस तरीके से लिखी होगी, कुछ इस तरीके से लिखा होगा। ये क्या होते हैं, ये मूड एंड फिगर से निकलते हैं। अब किस तरीके का इनका पैटर्न बनता है, किस तरीके से इनसे इसमें मतलब कॉम्बिनेशन बनते हैं, टोटल कॉम्बिनेशन जो बनते हैं वो बता देता हूँ कि कितने होते हैं। 256 हमारे पास कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, बट कितने वैलिड होते हैं, ओनली 24। कौन कौन से 24 वैलिड होते हैं, किस तरीके से कॉम्बिनेशन बनता है, किस तरीके से प्रीमाइसेस आगे पीछे रखते हैं, ठीक है ना। इन सबको क्या है हम सब पढ़ेंगे किसमें, मूड एंड फिगर्स में हम डिटेल्स में पढ़ते हैं, ठीक है ना। इससे क्वेश्चन आते हैं, हाँ बिल्कुल, जैसे कि बता रहा हूँ। ये 256 से छोटा होकर कहाँ पहुँच गया, 24 तक पहुँच गया है। तो मतलब क्या है, ये 24 जो है हमारे पास इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट होंगे मतलब इनसे क्वेश्चन बनेंगे हमारे अच्छे खासे, ठीक है ना। अब देखो मैंने इतनी जल्दी ये उड़ाया है क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आ रहा है, क्या, फैलेसीज, ठीक है ना। इस वर्ड को आप जब भी NTA का कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे, सबसे ज़्यादा पूछने वाली चीज़ यहीं पे यही है कि यहाँ पे पूछा जाता है फैलेसीज में हमारे पास दो टाइप बता रहा है खुद ही, क्या, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, ठीक है ना। दो तरीके के टाइप हो गए, फॉर्मल होता है और इनफॉर्मल होता है। अब इसमें क्या होता है, अपने आप में क्या होती हैं, कई सारी फैलेसीज आती है। जैसे यहाँ पे अगर हम मेजर बात करें तो यहाँ पे आती हैं तुम्हारे वेस्टर्न फैलेसीज, मतलब आपको नाम देखने मिलेंगे इंग्लिश में, अंग्रेजों वाले, ठीक है। जैसे रेड हेयरिंग होता है, यहाँ पे एड होमिनेम होता है, और क्या होता है, स्ट्रॉमैन होता है। कई सारी फैलेसीज आपको मिलेंगी। कुछ क्या होंगे, डिफाइन होंगे किसके अंदर, फॉर्मल के अंदर, ठीक है ना। कुछ आ जाएंगे किसके अंदर, इनफॉर्मल फैलेसीज के अंदर। सबके देखेंगे कैटेगरीज। फॉर्मल्स तो बहुत ही लिमिटेड होती हैं, 5-6, बट इनफॉर्मल क्या होती है, इनफॉर्मल्स बहुत सारी होती है, 15-20, मतलब सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है। आपको मतलब पता भी होगा तब भी इनके नाम में कंफ्यूजिंग हो जाओगे। एड होमिनेम, स्ट्रोमैन, इस तरीके के इनके नाम होते हैं, ठीक है ना। अभी देखेंगे जब हम इनको पढ़ेंगे डिटेल्स में, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ये इस बात की मैं अगर बात करूं, किसकी, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलेसीज की, ठीक है यहाँ तक। अब आगे बढ़े हम, तो हमारे पास आता है डेफिनेशन,
यूजेस ऑफ लैंग्वेज, कैनोटेशन, डेनोटेशन टर्म्स, मतलब क्या होती है, ये मीनिंग्स होती हैं एक तरीके से कि किसी स्टेटमेंट की, आर्ग्यूमेंट की किस तरीके की मीनिंग निकल रही है। जैसे यहाँ पे एक लिखा है क्या, कैनोटेशन, डेनोटेशन। डेनोटेशन मतलब क्या होता है, जो डिक्शनरी मीनिंग होती है, ठीक है ना, डिक्शनरी में कुछ एज इट इज़ लिखा हुआ होता है, वो होती है डेनोटेशन मीनिंग। कैनोटिव क्या होती है, ये फीलिंग से रिलेटेड हो जाती है कि कुछ चीज़ों को हम अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर देते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं भाई यहाँ के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। एक मैंने बताया तुम्हें कौन सा, एक तो बताया फैलेसी वाला, दूसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, जिसको ये भी बोल देते हैं। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये हम देखते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ इस तरीके का आपने डायग्राम देखा होगा, कि ऐसा डायग्राम कुछ बना हुआ होता है, बुक्स में भी देखा होगा, कई जगह देखा होगा, ये क्लासेस में ऐसे डायग्राम बनाते रहते हैं। फिर कुछ ये टर्म्स आती रहती हैं कि कॉन्ट्रेरी आता है, सब कॉन्ट्रेरी आता है, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन आता है, ठीक है। अभी तो मैंने ये ऐसे लिख दिए, आपको शायद समझ में ना आ रही हो डॉक्टर वाली राइटिंग, बट मैं इनको हटा के यहाँ से ये बोलना चाहता हूँ, जितने शब्द मैंने अभी तक लिखे हैं, अब उनका मतलब इससे किस तरीके का रिलेशन है, क्या आपस में ये इस तरीके से रिलेटेड है कि इन्हीं के नाम हम कुछ इस तरीके से दे रहे हैं। जैसे कि मैंने बोला कॉन्ट्रेरी, तो क्या कॉन्ट्रेरी किस किस के बीच में रिलेशन होता है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये है हमारा क्या, कॉन्ट्रेरी, ठीक है ना। किसके बीच में रिलेशन हुआ, ए एंड ई के बीच में। अब ये ए एंड ई क्या हुए, तो इसके लिए हमें क्या है, हमें पूछना पड़ेगा बिल्कुल बेसिक से, ये डायग्राम बनाने से पहले की बात। तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो ये होता है हमारा ऑल, ये होता है नन, ये होता है सम, और ये होता है सम नॉट। अब ये तो जनरल लैंग्वेज में मैंने बोल दिया, वैसे अगर टेक्निकल टर्म्स में बोला है तो ये होता है यूनिवर्सल अफर्मेटिव, ये होता है यूनिवर्सल नेगेशन या नेगेटिव, ये होता है पर्टिकुलर, ये इतना नीचे का वर्ड क्या है, ये पर्टिकुलर है, पर्टिकुलर अफर्मेटिव, पर्टिकुलर नेगेशन, ठीक है। इस तरीके से क्या है, ये इन सब की टर्म्स बता रहे हैं। और अभी तक 2018-19 से पहले क्या क्वेश्चन आते थे, सीधा सीधा पूछा जाता है कि स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में ए किसको रिप्रेजेंट करता है, ए रिप्रेजेंट किस क्या, और यहाँ पे ऑप्शन में यही लिखे होते थे जो मैंने आपको 4 नाम बताए, यूनिवर्सल नेगेटिव, यूनिवर्सल पॉजिटिव अफर्मेटिव, पर्टिकुलर अफर्मेटिव एंड पर्टिकुलर नेगेटिव, ठीक है ना। इसी तरीके से ऑप्शन बन के आते थे। अब क्या है, अब इनके क्वेश्चंस हम डीप देखने लग गए हैं, इनके नाम पूछ लेता है, किस किस के बीच में रिलेशन है। जैसे कॉन्ट्रेरी है, ये क्या होता है, सब कॉन्ट्रेरी होता है, ये कॉन्ट्राडिक्शन होता है, ठीक है ना, ये सब अल्टरेशन, ठीक है। इसी तरीके से इनके नाम है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। जैसे मैं बताया ना, पहली पॉइंट में मैंने आपको सिर्फ 2 टॉपिक बताए जिन पे मैंने एम्फेसिस किया, एक तो ये और एक ये फॉलेसिस वाला, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेजरली। अगर लॉजिकल रीजनिंग से आप क्वेश्चन देखेंगे तो आप इन्हीं दोनों टॉपिक से पाएंगे, ठीक है, नीचे वाले को छोड़ दिया जाए तो। अभी अब अगर हम आते हैं अगले पॉइंट पे हमारे, तो क्या है यहाँ पे हमें मिल रहा है डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होती है रीजनिंग, ये हमने क्या है रिसर्च में भी देखे थे थोड़े थोड़े, बट यहाँ पे क्या है हमारे पास पर्टिकुलर रीजनिंग में ही एक रीजनिंग का टॉपिक आ गया। अब यहाँ पे क्या है, डिडक्टिव इंडक्टिव। क्या होता है डिडक्टिव, एक हमारे पास चीज़ है, चीज़ मतलब एक स्टेटमेंट है, पर वो हमारे पास सपोज ये एक स्टेटमेंट है, शायद लाइट पड़ रही है, 1 मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ, मैं स्लाइड ही चेंज कर देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हम, ये हमारे पास एक स्टेटमेंट्स, बहुत सारी स्टेटमेंट्स है। अब क्या चाहते हैं हम, एक स्टेटमेंट को ट्रू करना चाहते हैं, तो इससे क्या है हम डिडक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये ट्रू है, ठीक है ना। एक बड़ी मतलब एक बड़ी नहीं कह सकते इसको, हम ऐसा कहते हैं कि एक जो ऑलरेडी प्रूव्ड सेंटेंस है हमारे पास, ऑलरेडी प्रूव्ड हमारे पास एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है, जहाँ से हम क्या है एक स्टेटमेंट को हम प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो किसकी हेल्प से कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं डिडक्शन मेथड की तरफ से। डिडक्शन कि हम क्या कर रहे हैं, डिडक्शन एल्गोरिथम यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि एक से ब्रेक डाउन कर रहे हैं। और अगर हम इसको उल्टा बोल दे जाएं, ठीक है ना, तो ये इस तरीके से होता है कि हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल्स लेते रहते हैं और एक बड़ी थ्योरी बना देते हैं। मतलब क्या है, 4 एग्जाम्पल हमने ट्रू किए तो हम क्या हुआ, हम अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसको बोलते हैं इंडक्टिव रीजनिंग,
शायद आप डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको कि इंडक्टिव क्या होता है, पर्टिकुलर से यूनिवर्सल, ठीक है ना। अगर हम नीचे वाले वर्ड को हम क्या बोल रहे हैं, पर्टिकुलर बोल रहे हैं, और इसको सही से लिखते हैं, एक मिनट, ये हुआ हमारा पर्टिकुलर और ये हुआ हमारा यूनिवर्सल। तो क्या हो रहा है हमारा कि जब हम पर्टिकुलर से यूनिवर्सल पे जा रहे हैं तब हमारा क्या होता है, इंडक्टिव रीजनिंग, और जब हम क्या कर रहे हैं, यूनिवर्सल से पर्टिकुलर में आ रहे हैं तो क्या होता है, डिडक्टिव रीजनिंग। अब इसमें कई सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, कई सारे मेथड्स होते हैं, कई सारे डेफिनेशंस होती हैं, उन सबको कहाँ पढ़ना है, हमें उसी पॉइंट में पढ़ना है, ठीक है ना। लॉजिकल रीजनिंग में हम ये पॉइंट भी बहुत तरीके से पढ़ते हैं, इसमें हमारे कई सारे स्टेटमेंट्स आते हैं, कोजेंट, ठीक है ना, अनकोजेंट, और बताओ क्या क्या होते हैं हमारे पास, स्ट्रॉन्ग रीजन होते हैं, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग होती हैं, वीक होती है इंडक्टिव में, और ऐसे डिडक्टिव में भी हमारे पास क्या होते हैं, वैलिड, इनवैलिड, ठीक है ना। यहाँ तक सही है। हम अगले पॉइंट पे जाते हैं। अगला पॉइंट है हमारा एनालॉजीज। एनालॉजीज मतलब एनालॉजी बैठाते हैं ना हम, नंबर सीरीज भी होती है और हमारे पास लेटर सीरीज भी होती हैं, इसमें कई सारे मतलब कंपैरिजन बैठाना होता है बेसिकली हमें, ठीक है ना। जैसे कि एक आता है क्या, चूज द सिमिलर वर्ड, आता है क्वेश्चन, जैसे दो चीज़ों को रिलेट करके बता रखा होगा, तीसरी चीज़ दे रखी होगी, पूछा होगा कि चौथी चीज़ कैसे रिलेटेड है। तो ये क्या है, ये एनालॉजीज बैठा रहे हैं हम, क्या सिमिलैरिटीज़ देख रहे हैं एक दूसरे में, ठीक है ना। ये होता है इंग्लिश की टर्म्स वाला। अभी ये आगे फिर से आएगा, एक तो यहाँ पे आ गया अकेला सिंगल पॉइंट, तो इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनालॉजीज से, ठीक है ना। और फिर आते हैं हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वेन डायग्राम, और यहाँ पे इसको मिक्स कर देते हैं किसके साथ, सिलॉगिज्म। आपने बहुत सुना होगा कि सिलॉगिज्म के क्वेश्चन आए थे, सिलॉगिज्म के क्वेश्चन आए थे। तो वो क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, यही है वो सिलॉगिज्म। यहाँ पे आपने देखे होंगे कुछ इस तरीके के डायग्राम बने हुए होते हैं, और फिर पूछता है कि विच वन इज ट्रू, कहते हैं ना, सम कैट्स आर डॉग, सम डॉग्स आर काउज, और फिर और ये पूछ लेगा फिर कि स्टेटमेंट दी होंगी कि ऑल कैट्स आर काउज या ऑल डॉग्स आर काउज। इस तरीके से क्या है, हमारे पास स्टेटमेंट दी होती है। आपने कई सारे क्वेश्चन में देखे होंगे, नॉट जस्ट यूजीसी नेट। अगर हम किसी भी एग्जाम में रीजनिंग वाला पार्ट आ रहा है और रीजनिंग वाले पार्ट में ये क्वेश्चन ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। सिलॉगिज्म एंड वेन डायग्राम आर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ एनी रीजनिंग एग्जामिनेशन, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेंगे, कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्मेट में हमेशा मिलते हैं। इसके क्वेश्चन का कनेक्शन कहाँ से होता है, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से भी होता है। कई बार पूछा होता है क्या, जैसे स्क्वायर ऑफ अपोजिशन को एक पार्ट अगर हम यहाँ पे डिस्कस करना चाहें तो क्या होता है, पूछा जाता है कि दिस गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू देन विच स्टेटमेंट इज फॉल्स, या अगर ये ट्रू है तो और कौन सी ट्रू हो सकती है। पेयर वाइज क्वेश्चन पूछते हैं, वो कहाँ से बनते हैं, वो इन दोनों से ही बनते हैं, वेन डायग्राम, सिलॉगिज्म और स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, ठीक है ना। इन तीनों का कनेक्शन समझ में आ रहा है आपको। तो इससे क्वेश्चन हमेशा हर उसमें मिलते हैं, हमारे हर एग्जाम में मिलते हैं। रेलवे हो गया, कोई भी टीचिंग एग्जाम, जहाँ भी जो हमारे लॉजिकल रीजनिंग आ रहा है या रीजनिंग सिंपल भी कह सकते हैं, तो ये हमेशा क्या होगा, आपको क्वेश्चन जरूर कराएगा। अब अगला आता है भाई सबसे इम्पोर्टेंट, ये पूरा सिलेबस एक तरफ और जो अगला पॉइंट है या अगले पॉइंट के बाद के जितने ही पॉइंट है वो एक तरफ। क्या, इंडियन लॉजिक। 2019 के बाद से सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक पूरे यूजीसी नेट के पेपर 1 में, ठीक है ना। ये यूनिट का दावा ये है कि भाई मेरे से बनेंगे 5 क्वेश्चन, बट कई सारे हमने शिफ्ट में क्या देखा है कि सिंपल 3 से 4 क्वेश्चन तो सिर्फ इसी इंडियन लॉजिक से आ रहे हैं। डिफरेंस समझ में आ रहा है कि कहाँ पूरी यूनिट से 5 क्वेश्चन आने थे, कहाँ सिर्फ इतने पोर्शन से ही हमारे 4 क्वेश्चन बन जा रहे हैं, ठीक है ना। आपने इसमें कई सारे क्वेश्चन सुने होंगे, न्याय सिस्टम आ रहा है, स्कूल पूछे जा रहे हैं, कई सारी चीज़ें पूछा रही, तो कहाँ से बन रही है, वो यहीं से बन रही हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। इसका अगर हम कहें तो ये होता है क्या, ये होता है भारतीय शास्त्र या तर्क, ठीक है। भारतीय तर्क मतलब कि क्या है कि जैसे
इंग्लिश मॉडर्न वेस्टर्न में हम आज के ज़माने में देख रहे हैं कि किस तरीके से आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, किस तरीके से क्या थे हमारे कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस हैं, क्या स्ट्रक्चर रहा है, कैसे बातें होती हैं, कैसे फैलेसीज होती हैं। इसका क्या है कि ये बताना चाह रहे हैं कि इंडिया के पास अपना एक सिस्टम था, इंडियन लॉजिक सिस्टम, जिसमें वो अपने तर्क करते थे, जिसको शास्त्रार्थ बोलते थे, कौन सा उसमें से वैलिड माना जाता था। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ को माना जाए, कहते हैं ना कि जो देखा है उस पर यकीन होगा, या हम सबूतों पे यकीन करते हैं जो रिटर्न फॉर्मेट में है, सिर्फ उसी को वैलिड सोर्स मानते हैं। तो ये क्या है, ये वैलिड सोर्स कहाँ से आ रहे हैं, हम किसके अकॉर्डिंग मान रहे हैं, अपने इंडियन लॉजिक सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो इसमें यही सब चीज़ें बताने की कोशिश करिए, मीन्स ऑफ नॉलेज की, कहाँ कहाँ से हम नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं, उनको क्या क्या बोला गया है, प्रमाणास बोला गया है, प्रमिति होती है, प्रमेय होता है, ठीक है ना। काफ़ी सारी पार्ट्स आपको उसमें देखने को मिलेंगे, छोटे से पॉइंट्स नहीं है, बहुत बड़ी यूनिट है, इसको पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है, पढ़ने में भी बहुत मज़ा आता है। इससे क्वेश्चन शुरू में ऐसा लगेगा कि क्या अलग ही दुनिया है, क्योंकि हम क्या मान के चलते हैं कि हम इंग्लिश मीडियम के बच्चे, हमें क्या ही समझ में आएगा, अलग अलग से शब्द लिखे हुए हैं, न्याय, और अभी फैलेसिस के नाम बताऊंगा, पता नहीं क्या क्या, विरुद्धा, ठीक है ना। मतलब बहुत ही अलग सी चीज़ें मिलेंगी, बट क्या है, जब इसको पढ़ेंगे और इसको कनेक्ट करेंगे तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग्स है। मतलब ऐसा लगेगा कि ये तो मुझे ऑलरेडी आती हैं, बस इनके नाम नहीं पता है, ठीक है ना। फिर भाई अगला इसी में पॉइंट अगर हम बात करें कि क्या होता है हमारे पास, ये जो आ रहे हैं प्रमाणास कहाँ से आए, इंडियन लॉजिक सिस्टम था, उसमें क्या था कि दो तरीके के लॉ थे। चलो एक मिनट बात कर लेते हैं थोड़ी सी इस पे, कि जो हमारा इंडियन लॉजिक सिस्टम है, इसमें क्या है, हमारे पास दो तरीके के लोग हैं, एक जो थे आस्तिक और एक जो थे हमारे नास्तिक। मतलब ये बिलीवर्स ऑफ गॉड थे, ये थे जो बिलीव नहीं करते थे गॉड पे। हमेशा एक कैटेगरी डिवाइड हो जाती है, उसी तरीके से यहाँ पे क्या हुआ, कैटेगरी डिवाइड हो गई दो पार्ट्स में। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने स्कूल्स बना लिए, कितने हो गए, 6, जो कि हम पढ़ेंगे, 6 स्कूल्स बना लिए, ठीक है ना। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने स्कूल्स बना लिए। सपोज कि मैं अभी 6-4 में डिवाइड कर दे रहा हूँ कि उन्होंने 6 स्कूल बनाए थे और इन्होंने बनाए हैं अपने 4 स्कूल। तो अब क्या हुआ, इनके भाई दोनों के अपने अपने नाम हो गए। जैसे कि अगर मैं पहले इनकी बात कर लेता हूँ तो इसमें क्या आता है, बुद्धिज्म आ जाता है, चारवाक आ जाता है, ठीक है। और कौन कौन सा आता है, जैनिज्म आ जाता है, और एक आ जाता है तुम्हारा आजीविका, ठीक है ना। ये 4 हो गए। अब अगर हम आस्तिक लोगों की बात करें तो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे तुम्हारा आता है भाई न्याय, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला तुम्हारा, योगा, फिर वैशिका, ठीक है। अभी इनको आराम से पढ़ेंगे, अभी तो एनटीए भी इस लेवल पे नहीं पहुंचा है कि वो सारे स्कूल्स बता पाए, मतलब पूछा उसने ऐसा नहीं है, अभी तक उसने सिर्फ सबके नाम पूछे हैं। सामाख्या, फिर आते हैं इसमें मीमांसा। अब इसमें 2 हो जाते हैं, एक पूर्व और एक उत्तर, हो गए 6। अब इसमें जो एनटीए है, एनटीए अभी तक कहाँ पर पहुंचा है, अभी तक एनटीए पहुंचा है हमारा सिर्फ न्याय स्कूल पे। अब न्याय स्कूल का क्या है, अपना एक प्रोसीजर था, उसने क्या दिए, उसने कुछ वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज दिए, जिसको ही हम बोलते हैं क्या, प्रमाणास। अब इसमें ही हम पढ़ेंगे क्या कि प्रमाणास कौन कौन से वैलिड होते हैं, किस किस को कौन सा स्कूल वैलिड मानता है, किसको इनवैलिड मानता है, हर कोई हर किसी को नहीं मानता है, ठीक है। अब इसमें जैसे हम देखें आगे कि कौन कौन से हमारे पास प्रमाणास हैं, ठीक है। तो देखो पहला है हमारा प्रत्यक्ष यानी परसेप्शन, जैसा हमें दिखता है। प्रत्यक्ष मतलब जो हमारी आंखों के सामने, प्रूफ जिसको बोलते हैं, इसका मतलब भी प्रूफ होता है, ठीक है ना। जो हमारे सामने है उसको हम बोलेंगे प्रत्यक्ष। फिर अगला आता है हमारा अनुमाना, ठीक है। अनुमाना क्या है, इन्फेरेंस, अनुमान लगाना होता है कि हम किसी चीज़ का अनुमान लगा रहे हैं, किसी चीज़ को देख के, वो हमारे अनुमाना में आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तुमने देखो अनुमाना लिखा हुआ दिख रहा है, बट यहाँ से क्या है, तुम्हारे पास 2 निकलते हैं, एक पूर्व अनुमान और एक शाश्वत। ये सब आपने सुने होंगे, क्वेश्चन में आता रहता है कि पूर्वत है या शाश्वत है, ठीक है। अगला है हमारा उपमाना यानी कंपैरिजन। कंपैरिजन क्या हुआ, अभी तक हमने देखा था ना, एनालिसिस, कंपेयर कर रहे हैं हम 2 चीज़ों को, वो पार्ट किसमें आता है, हमारा आता है किसमें, उपमाना में। अगला है हमारा शब्द यानी वर्बल टेस्टिमोनी, किसकी, एक रिनाउंड पर्सन की।
जैसे कि हम क्या कहते हैं, हम अगर यहाँ पे एग्जांपल लें किसका, एक ही बहुत फेमस किताब है हमारे पास, ग्रंथ बोल सकते हैं इसको, सब कुछ बोल सकते हैं, जीवन का सार बोल सकते हैं, गीता। क्या है ये? सिर्फ इतना कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने खुद बोली है, और कोई सोर्स नहीं है इसका कि कहीं लिखी है कुछ है, क्या है, सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ने बोली है, अर्जुन ने सुनी है, सिर्फ इतना है। बट क्या है, हमारे लिए ये क्या है, एक वैलिड सोर्स है कि उसमें कुछ लिखा हमारे लिए वैलिड है, हम उसे मानेंगे ही मानेंगे, ठीक है ना। अगला आता है अर्थपट्टी यानी इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन मतलब इफ एल्स वाले रूल्स आ जाते हैं यहाँ पे, अगर ये तो वो, ठीक है ना। इफ एल्स 2-3 कंडीशन होंगी, अगर 2 कंडीशन है, या तो मैं यहाँ हूँ मतलब रूम पे हूँ, या फिर मैं कॉलेज में हूँ। तो अगर मैं कहूँ कि मैं रूम पे नहीं हूँ तो मैं कहाँ हूँ, ऑब्वियसली दूसरी चॉइस क्या होती है मेरी, कॉलेज वाली। तो ठीक है, ये होता है हमारा इम्प्लीकेशन वाला पार्ट। फिर आता है हमारा अनुपलब्धि, मतलब किसी चीज़ को अगर हम प्रूफ नहीं कर सकते वैलिड रीजन के रूप में, तो हम क्या करते हैं, उसको नेगेट कर देते हैं, मतलब उसकी अनअवेलेबिलिटी दिखा देते हैं कि वो नहीं है तो वो है, इस टाइप से। अरे ये अभी कन्फ्यूज़न आपको भले ही लग रहे हों, इससे क्वेश्चन भी बनते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है। जब हम इसको स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से हमें समझ में आएगा, और इसे याद करने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब एक स्टोरी टाइप की बन जाएगी आपके लिए, ठीक है ना। अब लास्ट पॉइंट यहाँ का, बट नॉट द लीस्ट, इसमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, और सबसे ज़्यादा तो लास्ट वाला पॉइंट जो है, जैसे कि हमने ऊपर भी देखा था, क्या, अनुमाना या स्ट्रक्चर एंड काइंड्स ऑफ अनुमाना। यहाँ पे भी देखा था आर्ग्यूमेंट्स थे, तो यहाँ पे भी क्या है, अनुमाना। यहाँ पे भी क्या पार्ट आएंगे हमारे, प्रीमाइसेस, कंक्लूजन, कॉपुला। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको बताओ, अगर किसी ने पढ़ रखा है थोड़ा सा तो उसको पता होगा आइडिया कि क्या क्या स्ट्रक्चर होता है। अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, अपने इंडियन लॉजिक सिस्टम की, तो देखो इसमें आता है एक इसमें आता है हमारे पास पक्ष, ठीक है, एक आता है हमारे पास साध्य, और एक जो बच रहा है वो क्या बच रहा है बताओ। अरे बताओ भाई, एक आ रहा है ना, एक पक्ष आ गया, एक साध्य आ गया, और एक बच रहा है। अरे बहुत फेवरेट तुम्हारा, हेतु, ठीक है ना, मिडिल टर्म जिसको बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 चीज़ें आएंगी, एक माइनर टर्म, इंग्लिश में अगर बोले तो एक मेजर टर्म, एक मिडिल टर्म, ठीक है। अब बताओ आगे, यहाँ पे अगर हम रिलेट करें अपने हिंदी वालों वर्जन से, ये जो 3 वर्जन हैं, तो कैसे इनका मिलान होगा, कौन सा माइनर है कौन सा मेजर है, बोलो। देखो अगर मैं बता दूं तुम्हें अभी, तो माइनर किससे ऐड होता है, पक्ष से, मेजर किससे होता है, साध्य से, और मिडल वन होती है हेतु से। याद रहेगा, याद करने की जरूरत वैसे है नहीं अभी तो मैं तुम्हें एक ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे हमारे पास चीज़ें होती हैं, ठीक है। अगर हम लास्ट पॉइंट पे अपनी बात करें, छोटा सा पॉइंट है बट उतना ही बड़ा है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, एक व्याप्ति, ऊपर पढ़ा था ना हमने फैलेसीज वाला पार्ट। यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे एक व्याप्ति आता है और एक हेताभास आते हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ये इंडियन वर्जन के फैलेसीज हैं, 5 टाइप के होते हैं, जिनमें असिद्धा, सभ्य विचारा, सत्प्रतिपत्का, वदिता, विरुद्धा, ये सब क्या है, क्या बोल दिया मैंने, 5 चीज़ें। ये चीज़ें जो बोली हैं वो क्या है, यहाँ पे फैलेसीज हैं जो हमारे इंडियन वर्जन फैलेसीज हैं, ठीक है ना। एक हमने फॉर्मल इनफॉर्मल देखी थी, यहाँ पे हमारे पास 5 आ गई, ठीक है ना। उन सबको पढ़ेंगे, उन सबके टाइप पढ़ेंगे, उन सबसे क्वेश्चन बनने लग गए हैं, ठीक है ना। अब एक हमारा पास है व्याप्ति, इनवेरिएबल रिलेशन, किस किस के बीच में, किस किस के बीच में बोलो। यहाँ पे हमारे पास 2 चीज़ें आ जाती हैं, क्या क्या चीज़ें आती हैं भाई बताओ, कमेंट करो कि व्याप्ति इनवेरिएबल रिलेशन किस किस के बीच में होता है। ठीक है, चलो ये चीज़, ये एक पॉइंट मैं अभी बचा के रख रहा हूँ, व्याप्ति वाला, इनवेरिएबल रिलेशन बिटवीन मेजर एंड माइनर टर्म्स, माइनर या हेतु,
मतलब हेतु कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, 3 के कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, मेजर हेतु, माइनर हेतु या माइनर और मेजर। ये आप लोग कमेंट्स में बताएंगे कि किसका इनवेरिएबल रिलेशन होता है, ठीक है ना। तो देखो ये था हमारा सिलेबस किसका, लॉजिकल रीजनिंग का। हम मेजर यूनिट्स के डिकोडिंग कर चुके हैं ऑलरेडी, बाकी जो यूनिट्स बची है उनका भी हम बहुत जल्दी डिकोडिंग करने की कोशिश करेंगे, और जल्दी से जल्दी हम कोशिश करेंगे कि हम अब टॉपिक्स पढ़ने शुरू कर दें। और जल्दी क्या होने वाला है कि मैं पेपर 2 का भी बनाऊंगा, अपना कंप्यूटर साइंस को भी डिकोड करूंगा। तो इसलिए आप बने रहिए और देखते रहिए कि आगे आने वाली यूनिट्स में हमारे पास क्या क्या बचा हुआ है, ठीक है। तो ये सब हमने पढ़ लिया है इसमें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।